हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग नेचुरल फैब्रिक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, तो आज हम यही वानस्पतिक रेशों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें आपके बीज वाले रेशे हैं, तने वाले रेशे हैं, पत्ते वाले रेशे हैं। तो इन्हीं को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपका बीज में कपास का पोक है और तने में आप देख ही सकते हैं, पत्ते वाले में भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बीज वाले रेशे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बीज वाले रेशे होते हैं वो फल के अंदर बीज के चारों तरफ चिपके रहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका कपास और कापोक आता है, जो मेन है आपका। तो पहले मैं बता दूं कि जो कपास होता है वो तो आप उससे वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कापोक जो होता है आप उससे वस्त्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो जो कपास होता है उसे जो है कपास का रेशा पौधे से प्राप्त होता है, ये आप सभी जानते हैं। ये वनस्पति जगत में सभी रेशों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसे यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, अवशोषण की क्षमता इसमें बहुत अच्छी होती है, लोगों के लिए ये कंफर्टेबल रहता है। तो ये जो कपास का आपका पौधा होता है ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में कपास का पौधा कपास के बीज को बोया जाता है। इसके लिए उपजाऊ मिट्टी में काली मिट्टी आवश्यक होती है। इसका जो पौधा होता है वो 5 से 6 फीट का होता है और इसमें फूल निकलता है। इसका जो फूल होता है क्रीम रंग व बैंगनी रंग का हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। अभी हम कपास को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार इस ग्राफ के अंतर्गत जो जो चीज़ें आ रही हैं मुझे शॉर्टली देख लें बस। फिर आपका कपास के बीज को सीड्स हेयर भी कहते हैं, क्योंकि कपास के बीजों को पकने था उनकी रक्षा हेतु प्रकृति ने कपास के रेशों का निर्माण किया। तो यहाँ पे क्या रहता है, उसको सीड्स हेयर भी कहते हैं। तो कपास का जो उत्पादन है वो भारत में होता है, इंग्लैंड में होता है, अमेरिका में होता है, ब्राज़ील में होता है। और भारत का कपास उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में दूसरा स्थान है तथा पहला स्थान अमेरिका का है। अमेरिका में विश्व के कपास का उत्पादन का 40% भाग होता है। दरअसल में कहा जाता है कि अमेरिका में जो कपास के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। फिर आपका आता है कापोक आता है। तो कापोक का रेशा भी वृक्ष से ही प्राप्त होता है और इसे फल पकने के बाद इसे तोड़ लिया जाता है और इसके जो वस्त्र होते हैं बहुत ही, ये जो रेशा होता है बहुत ही खुरदुरा होता है, मोटा होता है। ये रेशे पीले रंग के होते हैं। तो इनसे जो है मोस्टली आपकी चटाई बनती है और लाइफ सेविंग बॉक्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें इससे बनती है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन भारत और वेस्ट इंडीज में होता है। अब आपका आता है तने वाले रेशे। तो तने वाले रेशे में सबसे पहले आपका लिनन आता है। तो लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। इस पौधे को समशीतोष्ण जलवायु में विकसित किया जाता है। पौधों की वृद्धि की नमी की आवश्यकता होती है। पौधे की लंबाई आपकी 57 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके पश्चात इन्हें गलने के लिए मतलब क्या किया जाता है कि इन्हें जब पौधों पर सफ़ेद फूल वाले पौधे मोटे खुरदरे की प्राप्ति होती है, उसके बाद इनके पौधों को उखाड़ दिया जाता है और उखाड़ के इन्हें गलने के लिए छोड़े। ये रेटिंग इसे कहते हैं। अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछता है। मैं हमेशा आपसे कहूँगी कि आप हमेशा इन सब में इंग्लिश के नाम याद रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। फिर जो आपका लिनन का रेशा रहता है वो सीधा, लंबा, चिकना, चमकदार होता है। इनसे जो वस्त्र बनते हैं वो बहुत कोमल ही होते हैं और महंगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगा होता है। इन्हें तैयार करने के लिए ज़्यादातर मैनुअल लेबर से करना पड़ता है, मतलब हाथ से इसे बनाना पड़ता है। लिनन का जो उत्पादन होता है अमेरिका में है, हॉलैंड में होता है, मध्य एशिया में होता है, बेल्जियम में होता है, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड एवं उत्तरी आयरलैंड में होता है। बेल्जियम में सबसे अच्छा जो लिनन आपको प्राप्त होता है वो आपको बेल्जियम में प्राप्त होता है। फिर आपका आता है जूट आता है। तो जूट का उत्पादन जो होता है वो उष्ण एवं नम जलवायु में होता है। जूट की लंबाई 6 से 12 फीट होती है। ये उंगली के समान होता है। इसमें पीले रंग के फूल होते हैं और ये इससे जूट मिलते हैं। जूट का भी प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सब में क्या होता है कि ऐंठन कम हो दी जाती है। तो मोस्टली इसे टाट, बोरे, गांठ बांधने के लिए डोरी, बरले, फर्श बिछाने के लिए धरियाँ, गलीचे आदि का निर्माण किया जाता है। और मुख्य रूप से जो आपका कार्य होता है वो इसका बोरी बनाने के लिए किया जाता है। जूट का उत्पादन आपका भारत और बांग्लादेश में आता है। हेम्प भी क्या है कि हेम्प का जो रेशा होता है वो हमें कैनेबिस सेटाइवा नामक तने से प्राप्त होता है। इसका रेशा सीधा, चमकदार होता है, लेकिन बहुत ये कड़ा होता है। तो सेम वही चीज़ होती है कि
इन सब का प्रयोग क्या होता है, ये हेम्प के रेशे शांत व गर्म क्षेत्र क्षार से नष्ट हो जाते हैं, इन पर फफूंदी का प्रभाव होता है। हेम्प का जो उत्पादन होता है वो भारत और महाराष्ट्र में ये जगह पे होता, भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मद्रास, तमिलनाडु में सर्वाधिक होता है। मनीला के हेम्प रेशे के सफ़ेद रंग के होते हैं, जबकि अधिकांशतः हेम्प के रेशे काले होते हैं। मतलब जो मनीला में हेम्प पाया जाता है उसका रंग सफ़ेद रंग का होता है, जबकि अधिकांश जगह का हेम्प क्या होता है, काले रंग का होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। इससे भी मोस्टली आपका गलीचा बनता है, कैनवास बनता है, कालीन बनता है, पायदान बनता है, रस्से बनते हैं, बेल्ट बनाया जाता है, डोरी बनाई जाती है, सजावट के लिए आपके जो सामान होते हैं वो सारी चीज़ें इनसे बनाई जाती है। फिर आपका रेमी आता है, तो रेमी का रेशा आपके नेटल के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसमें चमकदार, ये मजबूत, टिकाऊ होता है। इसकी जो एक आर्द्रता अवशोषण की क्षमता लिनन एवं कपास से सबसे ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। ये भीगने पर कपास से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। रेमी का जो उत्पादन है वो भारत और चीन में होता है। चीन में इसे चाइना ग्रास के नाम से जाना जाता है और रेशे फफूंद से प्रभावित नहीं होते हैं। और ये माइक्रोस्कोप पे देखने पर इसमें इसकी जो रेशे होती हैं वो गांठें नुमा, मतलब नॉट लाइक जैसी दिखाई देती हैं। फिर आपका सन आता है। सन आपके सन के पौधे से प्राप्त होता है। इसमें फूल वगैरह लगते हैं। ये भी चमकदार होता है, मजबूत होता है। लेकिन इन सब के जो ये इसका रेशे का रंग जो होता है वो हल्का होता है। लेकिन इन सब का यही एक चीज़ है कि इनसे वस्त्र नहीं बनाया जाता है। कागज और उद्योग के लिए, मछली के जाल को बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपका सन का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो उत्पादन है वो दक्षिणी भारत के, एशिया के दक्षिणी भागों में अधिक होता है। ये जो है आपका अक्टूबर नवंबर में, मतलब ये 2 बार में बोया जाता है। एक अक्टूबर नवंबर में, दूसरा आपका मई जून में बोया जाता है। उसके बाद आपका कोयार आता है, जिसे हम नारियल के छाल से प्राप्त करते हैं। तो ये तो बहुत वही है। फिर आपका हम देखेंगे कि पत्ते से प्राप्त रेशे। तो पत्ते से जो प्राप्त रेशे हैं वो आपका 2 होता है। एक आपका पीना होता है, एक आपका सीसल होता है। तो जो पीना होता है ये अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल एवं कांतिमय होते हैं। इसके रेशे से कोमल, मजबूत और टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इसमें आर्द्रता अवशोषण क्षमता कपास के रेशों के समान ही रहती है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा आर्द्रता अवशोषण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से रेशे आर्द्रता अवशोषण करते हैं, कौन से नहीं। तो जब हम इन्हें अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें एक एक रेशे को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। फिर आपका आता है फिलिपाइन में इसके रेशे से परिधान हेतु अति सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे मतलब फिलिपाइन से इससे बनता है और इसका बैग, चटाई, झोला आदि बनता है। फिर ये आपका सीसल है, आप जैसा कि देख सकते हैं कुछ विशेष इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो